और चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम बिग फाइट। कल पीएम मोदी ने ऋषिकेश पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं और जनसभा में मौजूद लोगों से अपील की थी कि मेरा राम राम अपने आस पड़ोस में कह देना। फिर क्या बीजेपी कार्यकर्ता निकल गए मोदी के मिशन पर? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज खटीमा में सभी से मोदी की राम राम पहुंचाने के मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है। राम हाँ। और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक ठाक है। सब लोगों का मोदी जी पहला करा है। सब भालो बिल्कुल सभी घंटा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। गांव गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है। करोगे? दूसरा काम, घर घर जाना है और हर घर जाकर के सभी बड़े बुजुर्गों को कहना है कि मोदी जी ऋषिकेश आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे जब घर घर जाकर के माता बहनों बुजुर्ग। और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। मोदी जी स्वतंत्र राम राम कह रहा है, प्रणाम कह रहा है, पहला है ना। बेटा हम तो तैयार रहे बाबू। हाँ हम तो तुमसे तैयार है। अरे मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। उन्होंने सपन झाले झाला। मोदी जी की सरकार है, बस हो गया। सुनते रहते आप तो नहीं सुन पाते। सपन का मोदी जी राम राम, मोदी जी राम राम, बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में। राम राम। हाँ तब हम लोग। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है। राम हाँ। और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक ठाक है। सब लोगों का मोदी जी पहला करा है। सब भालो बिल्कुल सभी घंटा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। मोदी जी स्वतंत्र राम राम कह रहा है, प्रणाम कह रहा है, पहला है ना। बेटा हम तो तैयार रहे बाबू। हाँ हम तो तुमसे तैयार है। अरे मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। सपन झाले झाला। मोदी जी की सरकार है, बस हो गया। सुनते रहते आप। तो तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि किस तरह से प्रदेश के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, वो खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम राम का पैगाम दिया। इसी के साथ तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने जाना। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। इसी के साथ दीपक रावत जी भी मौजूद हैं जो कि यूकेडी प्रवक्ता है। और फोन लाइन में हमारे साथ अवधेश नौटियाल जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HNN 24x7 में। तो चलिए सबसे पहले मैं आशीष जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से तस्वीरें भी आपने यहाँ पर देखी, लास्ट दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में, लास्ट शॉट था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। क्या लगता है इससे कांग्रेस ऑल आउट? देखिए, ऑल आउट भाजपा ने अपने आप को खुद ही कर दिया। उन्होंने राम राम कह दिए जाते हुए राम राम अब नहीं आऊंगा। तो वो तो अच्छी बात है, चलो खुद अपनी हार मान ली मोदी जी ने। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हाँ। मोदी जी जब से आए हैं देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसा समय देख लिया हम लोगों ने जो भगवान न करे ऐसा समय कभी किसी को देखने को मिले। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे मोदी जी की। और बेचारे हमारे सीएम साहब बड़े लाटे स्वभाव के हैं, वो समझ ही नहीं पाए कि राम राम कह क्यों रहे। अरे जब मिलते हैं तो जय श्री राम, जब जाते हैं तो राम राम। तो ये इन्होंने बोला, एक्चुअल में इन्होंने अपने जाने का संकेत दे दिया। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, मुझे अभी बीजेपी किसी कार्यकर्ता से पता लगी कि इन लोगों ने जब कल को मोदी जी आए तो वहां पता नहीं क्या पनौती फैल गई, वहां के सारे कैमरे बंद हो गए
वहाँ जो इन्होंने एलईडी वगैरह लगाई थी वो सब बंद हो गई और वहाँ आवाजें गूंजने लगी। वहाँ ये किसी मतलब मुझे आश्चर्य हुआ किसी अखबार ने क्यों नहीं दिखाया। अभी बीजेपी प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे हैं और मुझे ख्याल से वो इस बात को बताएंगे कि किस तरह से लाइट गई, मतलब ये टीवी बंद हो गए। जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया सारे टीवी बंद हो गए और उनकी आवाजें गूंजने लगी, दो बार की आवाजें आने लग गई। तो और वहाँ बड़ा हड़कंप सा मच गया, लोग भगदड़ टाइप की एक शुरू हो गई थी कि अब मोदी जी तो दिख नहीं रहे। कई ऐसे भक्त हैं जो मोदी जी देखने आए थे और उन्हें दिखे ही नहीं क्योंकि कैमरे सब बंद हो गए। तो ये भी वहां पे हुआ। तो और किसी टीवी चैनल ने या किसी ने नहीं दिखाया, इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के चैनल तो ऐसे नहीं है। ये तो सब खबरें दिखाते हैं और सच्ची खबरें दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये। तो ये तो हमारे संजीव भाई भी आज आ रखे हैं, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से टीवी बंद हुए। लेकिन आशीष जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि मोदी की तरफ से राम भी, पैगाम भी, लेकिन कांग्रेस का ध्यान कहाँ है इन सबके बीच में? कांग्रेस अपने मुद्दों से क्यों भटक रही है? क्यों विपक्ष, एक स्ट्रांग विपक्ष क्यों नहीं उत्तराखंड की जनता को मिल रही? विपक्ष अपने मुद्दों से कहीं नहीं भटक रही है। विपक्ष तो अपने मुद्दों के साथ खड़ी है। आज आप बताएं 2.5 साल हो गए अंकिता हत्याकांड पे, आज तक हम आवाज उठा रहे हैं कि उस वीआईपी का नाम बताओ। आज तक हम बोल रहे हैं। वो नारा कहाँ गया भाजपा का, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार? कहाँ है वो नारा? कहाँ गया वो काला धन जिसकी बात करते थे मोदी जी कि मैं आऊंगा तो काला धन लेके आऊंगा, इतना काला धन आएगा कि सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। वो काला धन इन्होंने अपने खाते में जमा कर दिया। आप देखें देश के अंदर स्टेट बैंक इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से कितना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन कोई टीवी चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है। किन किन का नाम, आज मैं एक और देख रहा था, आरटीआई के थ्रू भी जो लोग मांगते थे सूचना, वो भी मना कर दिया कि नहीं सूचना नहीं मिलेगी। अरे चंदे के बदले धंधा, इतना बड़ा कारोबार इंडिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो वाकई बिजनेसमैन है। और वो जो गाना है वो क्या है, वो चाय बेचने वाला अब तो देश बेच रहा है। तो ये गाना सत्यार्थ होते दिख रहा है। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। आपसे मैं अब ये सवाल लेना चाहूंगी कि क्या लगता है 5 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए, तो क्या लगता है अब गांव-गांव जाकर जिस तरह से ये राम नाम का कहने की बात अब निकल के सामने आ रही है, कितना बनेगा राम नाम से काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही विकास को हमेशा तवज्जो देती रही है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच जाते हैं। विकास हमने डिलीवर किया है ग्राउंड जीरो पर। हम शिलापट लगाकर भूल नहीं जाते। हमारी वो संस्कृति नहीं कि आज शिलापट लगा लिया, उसकी याद आई 5 साल बाद जब दोबारा जनता के बीच जाना होता है। फिर जनता भी ये पूछती है शिलापट लगाया था उसका क्या हुआ। हम जिस रोज किसी कार्य का शिलान्यास करते हैं, साथ ही साथ उसके उद्घाटन की तिथि भी निश्चित कर देते हैं। और जिस तरह से आप ये देखिएगा, डबल इंजन की हमारे यहाँ सरकार चल रही है। डबल इंजन का सौभाग्य कांग्रेस पार्टी को भी मिला। हमने उत्तराखंड राज्य के हित में हमेशा कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का प्रयास किया और किया भी, उसको अमली जामा में पहनाया। 2000 में जिस समय उत्तराखंड राज्य का सृजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। विशेष राज्य का दर्जा हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। टैक्स हॉलिडे हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। किंतु मैं अब डबल इंजन का कांग्रेस का बता रहा हूँ, डबल इंजन अपना भी बता रहा हूँ। आपकी जैसी डबल इंजन की सरकार आई, आपने 1000 करोड़ के औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया, आपने टैक्स हॉलिडे छीनने का काम किया, आपने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, आपने 108 परियोजना योजना को छीनने का काम किया। तो आप तो छीनने वाले श्रीमान, आपका तो उत्तराखंड से कभी कोई यहाँ के हितों से कोई सरोकार रहा ही नहीं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही, वहीं आपकी भी 5 साल और 5 साल 2 बार सरकारें रही। आपकी सरकारों में लूट की दुकान चलती रही, घोटाले की दुकानें चलती रही। आपके मुख्यमंत्री कैमरे के सामने बोलते रहे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा, टॉप अप कर दूंगा। ये पूरे उत्तराखंड ने क्या पूरे देश ने देखा है। आशीष जी, सिर्फ छीनने का काम रहा है। एक मिनट, एक मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। जिस तरह से अभी कांग्रेस का
घोषणा पत्र आया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, क्योंकि विकास का मुद्दा इनके पास कोई है नहीं, विकास का रोड मैप इनके पास कोई है नहीं, विकास की सोच इनके पास कोई है नहीं, और इन्होंने अब क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति पे आरंभ से ही कांग्रेस चलती रही है, और अभी कांग्रेस ने वही तुष्टीकरण के राग अलापते हुए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज का मुद्दा उठाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को सख्ती के साथ लागू करने की इन्होंने बात करी। एक तरह से सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति पर ये लोग पुनः आ गए, और उसमें आप ये देखिएगा सीए को हम समाप्त करेंगे, यूसीसी को हम समाप्त करेंगे, धारा 370 को हम रिस्टोर करेंगे, और जो मुस्लिम बहनों को एक नरक तुल्य जीवन से बाहर निकालने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जो 3 तलाक की जो एक कुप्रथा थी मुस्लिम समाज में, उसको समाप्त करने का काम किया इन्होंने। उसमें जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लागू करने की लोग बात कर रहे हैं, इनके बड़े नेताओं ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हम 3 तलाक को भी रिस्टोर करेंगे। हे भगवान, कितना शर्मनाक है, कितना गिरोगे मेरे भाई वोट के लिए, कितना गिरोगे, तुष्टीकरण में कितने अंधे हो जाओगे। राम के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाते रहे, राम मंदिर में निर्माण में लगातार रोड़े अटकाते रहे। आपके वकील कपिल सिब्बल थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो अपनी जुबान से तो आप फिर गए, राम मंदिर भी आ गया, राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया। मैं रोजगार पे भी आ रहा हूँ, ये सब ये बातें तो बहुत सुनी भी हमने। ठीक है, रोजगार पे भी आ जाते हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, ये बताओ ना। सब पे आता हूँ मैं, वहीं पे आओ, मैं सब मत जाओ। हाँ, मैं सब पे आता हूँ। तभी कहते हैं इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। आज उत्तराखंड उत्तराखंड में बेरोजगारी दर पूरे प्रदेशों में जितने भी राज्य हैं सबसे कम, सबसे ज्यादा है। कितने झूठ बोलते हैं, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कहाँ है संजीव भाई? इंडिया में है कि बाहर चले गए आप? उत्तराखंड में आप कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड में तो है बेरोजगारी, 3.5 है श्रीमान जी, बेरोजगारी है। 3.5 महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तराखंड, महिला उत्तराखंड में नंबर 1 है उत्तराखंड पहला बात कर रहे हैं। अपने आदमी से नकल करवाते हैं, क्या क्या कानून बना रहे हैं अपने। आयुष्मान योजना का लाभ देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है। यूके SSS में जो जितने भी नकल माफिया थे उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और तमाम ऐसे तत्वों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। आज नकल विरोधी कानून के वजह से। संजीव जी एक सेकंड, अब आप बाकियों को भी बोलने दीजिए। एक सेकंड, आशीष जी, छीनने का काम करा है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? देखिए, पेंशन हमने दी सरकारी कर्मचारियों को, इन्होंने छीनने का काम किया और बोल हमें रहे, बताओ। छीना हमने क्या छीना? हमने दिया है, मनरेगा जैसी स्कीम हमने दी है, ये छीनने का काम कर रहे थे। फिर बाद में इनको याद आया ना भैया मनरेगा के बिना तो गुजारा ही नहीं है पहाड़ में। फिर मनरेगा की तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री जी। देखिए, सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और हमें कह रहे कितना गिरोगे आप लोग, तो गिरे हुए हो, हम गिरेंगे बात राजनीति के साथ साथ आज का जो अहम मुद्दा है, काम करते हो, देश को गर्द में डाल रहे हो, शर्म नहीं आती बोलते हुए आपको? 1 रैंक 1 पेंशन आपने 45 सालों तक लटकाए रखी, हमारी सरकार ने देने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन में आपने केवल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए उसमें देने का काम किया। आपने 500 का केवल प्रावधान किया, प्रावधान करने के बाद भी उसको लटकाए रखा, हमारी सरकार ने उसको देने का काम किया। तीन गैस सिलेंडर हमारी गरीब जनता को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अरे जानकारी होनी चाहिए जिस समय यूपीए की सरकार थी, 1 साल में 6 सिलेंडर मिलते थे, 450 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए का विकास करते हैं।
क्या होता है विकास? एक साल दाल में 80 रुपए 6 की 200 सिलेंडर रुपए की हो मिलते गई, थे, उसको उसकी भी विकास काला बोलते हैं। बाजारी होती किसको थी, बोलते हैं उसकी भी विकास? काला क्या बाजारी बात होती कर रहे हैं? थी। विकास की बात करते हैं। 1500 रुपए से विकास लेके किसी 2000 व्यक्ति के रुपए नाम है तक क्या? का सिलेंडर क्या मिलता विकास? था। आप रेट 3 बढ़ाने से का विकास 4 करते दिन हैं। तक उसके लिए रेट लाइनों बढ़ाएंगे में तो लगा सारे रहना 3-4 पड़ता था। आज 898 का सिलेंडर आता है, आपको पता है? उत्पादन उस समय जब कोई चीज नहीं आती है, उसका उत्पादन सीमित होता है, धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ते हैं। आज देखिए, हर जनता चीज को सुगम गुमराह मत हुई करें। है। आप हर जी, चीज संजीव सुगम जी, हुई ऐसे में है। ऐसा हर जो चीज बात सुगम आप हुई कर- है। तो आप आप क्या दलाली लेंगे? के जो आरोप दलाली है, युग इनकी का तरफ अंत से हुआ जो है। स्पष्टीकरण है, आप वो देने साफ वाले नहीं युग हो का पाएगा अंत ऐसे हुआ में। है। पार्टी चुप हो जाओ। भ्रष्टाचार ये युग भाषा का ऐसे अंत में- हुआ है। ये सोना चोर घोटाला पार्टी युग हमसे का बात अंत मत हुआ करो। है। अच्छा। भगवान के विकास नाम युग पर का सोना आरंभ चोरते, हुआ है। इसी- सोना चोर विकास युग पार्टी, का आरंभ हुआ सोना है। चोर पार्टियां बंद करो अपनी बातें। राजनीति के अलावा अभी जो हमारा अहम मुद्दा है वो हम यहाँ पर इस डिबेट में ये पूछ रहे हैं कि राम नाम से काम बनेगा भाजपा का। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं बिल्कुल जो चीजें धीरे धीरे जो चुनाव में जब चुनाव आगे बढ़ रहा है हाँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो पीछे हाँ। छूटते जा रहे हैं और चुनाव पूरा जो बिल्कुल। है नेशनल मुद्दों की ओर चला हाँ। गया है। हाँ। जब भी अगर आप देखेंगे चुनाव में तो पिछली बार भी यही था कि जब बीजेपी के प्रत्याशी तमाम उनके मुद्दों को हाँ। लेकर बात की तो वो केवल प्रधानमंत्री पद का चेहरा मोदी जी को आगे कर दे रहे थे कि जनता जो है मोदी के नाम पर वोट करे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो ये फैक्टर आ रहा है, हाँ। इस फैक्टर से जो मुद्दे हैं वो गौण हो जा रहे हैं। हाँ। मतलब एक बीजेपी का हर प्रत्याशी एक फेस को आगे कर रहा है कि चुनाव जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री पद बनाने का चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। कोई प्रत्याशी ये नहीं बता पा रहा है कि जब वो वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, जब वो जीतेगा तो अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों को लेकर काम करेगा, जिन जिन मुद्दों पर पिछले इतने सालों में काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है अब एक फेस का चुनाव बन गया है। मतलब जो बीजेपी को इसका पूरा लाभ भी मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री जो मोदी एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं और चुनाव एक फेस पे लड़ा जा रहा है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है जो हमारी तमाम जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर जनता अपने प्रत्याशियों को चुनती है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे अब गौण होते जा रहे हैं और चुनाव केवल इस बात पे आ गया कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो ये भाजपा के लिए तो अच्छा है। हाँ। लेकिन जो मुद्दा विहीन चुनाव होता जा रहा है, हाँ। वो कम से कम जो वो एक खतरे का संकेत है। क्योंकि जब हमारे सामने मुद्दे होंगे, चीजें होंगी कि ये चीजें होने वाली है, तो दरअसल इससे एक समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। खास तौर से उत्तराखंड के लिहाज से अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो पिछले इतने सालों में अगर देखा जाए राज्य का, तो जो विकास की गति जो राज्य ने पकड़नी थी वो गति कहीं ना कहीं जो है पिछड़ी है। वो गति जो हमें चाहिए था कि जो 94 से लेकर एक लंबा आंदोलन हमने लड़ा, एक अलग राज्य की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, जो चीज देखी थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पिछड़ गई हैं। अब चुनाव जो है एक मतलब अजीब से अगर आप देखेंगे बाहर फील्ड कवर करेंगी, क्षेत्र में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, तो मतलब एक लोगों में एक अजीब सा चुनाव को लेकर धारणा बनी हुई है। आप चाहे तो जो इसीलिए जो है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों में जो बहिष्कार की घटनाएं आ रही हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल अगर नहीं बना तो हम वोट नहीं देंगे, हमारे यहाँ रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें आ रही है। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को मुद्दों की ओर लड़ना चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दों की ओर भी लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों की ओर भी लड़ना चाहिए। साथ ही जो सांसद प्रत्याशी उनको खुलकर बताना चाहिए कि उनका जो रोड मैप है, प्लान है, वो क्या है। जब वो जीत कर आएंगे तो आने वाले 5 साल में किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। बिल्कुल अवधेश जी, क्षेत्रीय मुद्दों की आपने यहाँ पर बात बहुत सही बोली है और इसी के साथ क्षेत्रीय पार्टी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनकी तरफ से दीपक रावत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्षेत्रीय पार्टियां आप बीजेपी और कांग्रेस से कितना अलग तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, इस प्रदेश के बनने से पहले भी उत्तराखंड क्रांति दल था और हमने हमेशा कहा है कि हमारे जो नीतिगत जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ का जो मूल निवासी है वो होता है, यहाँ का जो सुदूर प्रांत में रहने वाला होता है वो व्यक्ति होता है। किस प्रकार से उसके जीवन को सही सरल किया जाए, बहुत ही सरलता से अपना जीवन, सुखी जीवन जिए, इस विषय पे ही हमारी सारी चीजें रहती हैं। तो हमारे मूल विषय में वही विषय रहे, लेकिन दुर्भाग्य से वो विषय में कोई चर्चा होती नहीं है। जब हम मूल निवास की बात करते हैं, हम भू कानून, सख्त भू कानून की बात करते हैं, हम अपने जो हमारे हक हुकूकदारी की बात करते हैं, जो 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो उत्तराखंड को हुआ है। जिन सारे पर्यावरण की बात हम करते हैं, हम कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पर अनुसूची में शामिल किया जाए उत्तराखंड की बोली को, कुमाऊनी को, जौनसारी को, हम इन क्षेत्र मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन जो आज आपका जो टॉपिक है, आप इसमें जरा देखिए ना कि प्रदेश में, विश्व में आप एक तरह से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी कहलाती है। विश्व में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश में है तो वो भारत में है
और ठीक उसी प्रकार से विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो भारत में है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है सुप्रिया जी कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, उन 2000 के आंकड़े, जब सन 2000 में जब एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया तो उसमें जो शिक्षित बेरोजगार थे, बेरोजगारों में उनकी संख्या जो थी वो 35% थी। और आप विडंबना मानेंगे 2022 में जब उन आंकड़ों को दोबारा इकट्ठा किया गया तो शिक्षित का मतलब जो इंटर पास हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका आंकड़ा 65% है। यानी 65% बेरोजगार वो हैं जो पढ़े लिखे हैं इस पूरे भारतवर्ष में। और उत्तराखंड की बात करूं जहां पर आज हम बात कर रहे हैं, हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है। पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बात ही नहीं करेगी। आज का युवा रोजगार मांगता है, आज रोजगार पूर्वक शिक्षा होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें बात कर रही है? आप लोगों को जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, जो क्यों पढ़ना है, पढ़ने के बाद उनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इस विषय में कोई चर्चा हो रहा है? कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि हर कार्यकर्ता जाए और घर घर जाके बोले कि प्रधानमंत्री जी ने राम राम बोला है। और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे धामी धाकड़ धामी जी अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में गए हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पे उन्होंने कहा है, जो आपने सुबह अभी दिखाया था, कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने राम राम कहा है। और जब उन्होंने मोदी जी लोगों से बोला कि राम राम कहाँ है, तो उन्होंने पलट के पूछा कि हमारे लिए काम कहाँ है। और इसका जवाब हमारे नेता नहीं दे पाए, मुख्यमंत्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे धामी जी, कि काम कहाँ है। वो पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि राम राम तो ठीक है पर काम कहाँ है, काम तो लाइए इस प्रदेश में। बेरोजगार पूछ रहा है। आज ये विडंबना हो गई है इस प्रदेश की कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को संसद का इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है इससे पहले इस भारतवर्ष में कभी ऐसा हुआ होगा कि बेरोजगारों की बात करते करते वो व्यक्ति संसद में जाने की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि वर्तमान सरकार या इसकी पूर्व की जो सरकारें थी ये यहाँ के युवाओं की बात संसद में नहीं ले जाती। क्या कारण है? मैंने कल ही के घटना के बारे में बताया था कि जैसे ही हमने उत्तराखंड क्रांति दल के एक नेता ने हमारी तरफ से एक मांग पत्र हमने देना था, सुबह ही हमारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। आज तमाम समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, ये सुर्खियां बनी हुई हैं कि हमारे मोहित डिमरी जी को सुबह 6:30 बजे पुलिस उठा के पुलिस लाइन ले गई कि आप मिलने नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी से। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी क्या खाली भारतीय जनता पार्टी के हैं? आप अगर आपको उनसे मिलने नहीं देना था, आप उनका मांग पत्र को ले लेते और किसी के द्वारा पहुंचा देते। यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने कोई स्टेप उठा लिया, अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने कोई विषय में चर्चा कर ली तो इनके हाय तबाह मच जाती है। अरे धाकड़ धामी, इतना डरपोक धामी जी कैसे हो गए कि एक तरफ तो इनके प्रवक्ता घूट घूट के बोलते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का कोई अस्तित्व नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो भाई, अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक मांग पत्र तैयार कर लिया था, उस मांग पत्र को प्रधानमंत्री को देने में इतनी असहजता क्यों, इतनी असमर्थता क्यों जाहिर कर रहे हैं, इतना डर क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? तो कहाँ है हमारे धाकड़ धामी जी? मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, संजीव जी, ये चीजें क्यों नहीं करी? एक तरफ तो क्यों अरेस्ट करा गया हमारे नेताओं को? जी, एक तरफ तो भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ यूथ का सवाल है, बेरोजगारी बहुत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी कांग्रेस के लिए है, बेरोजगारी यूकेडी के लिए है। अच्छा। और युवा के लिए कोई बेरोजगारी, बिल्कुल सही, धरातल में सब सही है। युवाओं के लिए कोई बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि बेरोजगारी कांग्रेस के लिए है और बेरोजगारी उत्तराखंड क्रांति दल के लिए है, बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि इन्होंने बाकी सारे युवाओं को तो राम राम जपने के लिए कह दिया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्होंने यहाँ के सारे बेरोजगारों को तो राम राम जपने के लिए बोल दिया है। राम राम जपना और यहाँ का काम अपना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही विषय है कि आप चर्चाओं में नहीं जाएंगे, सिर्फ जुमलों में जाएंगे। ये हमें बोल रहे हैं बेरोजगार। अरे बेरोजगार, हम उन बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं संजीव जी। मैं बात उन बेरोजगार की कर रहा हूँ जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। आप बात को कहाँ ले जा लेते हैं? कोई नहीं, आपने रख लिया अपना वक्त, मैं बोल लूं? वही उसमें ये ना इजाजत है? हाँ, बिल्कुल इजाजत है आपको। सत्ता में आप ही के पास है जवाब देने का अधिकार। सुप्रिया जी, देखिए, मेरे छोटे भाई रावत जी भी कह रहे थे, तो मैंने आपने रोजगार की बात करी। उत्तराखंड में विगत 2 वर्षों में धामी सरकार में जितने रोजगार दिए गए, ये रोजगार यानी कि मैं केवल सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ,
अच्छा। सरकारी नौकरियां जितनी 24,000 दी है। जितनी 22 सालों में रोजगार का सृजन हुआ, सरकारी नौकरियां मिली, उससे ज्यादा सरकारी नौकरियां विगत 2 वर्षों में दी गई हैं। और जिस तरह से विपक्ष ने एक बड़ा एक मकड़ जाल बनाया था, जिस समय यूके ट्रिपल एससी की बात हुई थी और ये इसकी धांधली सामने आई थी, और उस समय इन्होंने पूरे प्रकरण के ऊपर सीबीआई जांच कराने की बात करी थी। और इनका मकसद सीबीआई जांच कराना नहीं था, इनका मकसद था पूरे सिस्टम को हेल्ड अप करने का। इनका मकसद था तमाम जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको हेल्ड अप करने का, तमाम भर्ती प्रक्रिया को हेल्ड अप करने का। उसके तहत जब तक जांच जाती, जब तक जांच पूरी ना होती, कोई भी परीक्षा नहीं हो पाती, कोई भी भर्ती नहीं हो पाती, और एक तरह से बिल्कुल एक अस्थिरता का और एक शून्य का वातावरण पूरा का पूरा उत्तराखंड में आ जाता। एक सिंगल बच्चा ना तो कोई परीक्षा में बैठ पाता, ना एक सिंगल बच्चे को कोई नौकरी मिल पाती। और हमारी सरकार ने और काम भी किया और उसके अच्छे से जांच भी कराई। तमाम जितने आरोपी थे, जितने माफिया थे, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया, उनको जेलों में बंद करवाया। 50 से अधिक ऐसे जो भूमाफिया थे उनको जेल में बंद कराया। सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग लेकर आए। युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ। उनको लगा कि अब एक हम जो भी परीक्षाएं देंगे वो पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। और उसका एक सद परिणाम क्या हुआ, आज जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, 3-3, 4-4 परीक्षाओं में बच्चे निकल जा रहे हैं और उनके सामने विकल्प आ रहा है कि मैं इस कार्यालय में जाऊं या उस कार्यालय में जाऊं। यानी कि मतलब जो प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे, उनके सामने कई कई सारे विकल्प हैं। और सरकार, देखिए, ये तो सरकारी नौकरी की बात है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का मतलब होता है रोजी रोटी कमाने का एक अवसर, एक साधन। जितना सरकारी नौकरी, उसके साथ साथ जो हमारी सरकार के माध्यम से होम स्टे की योजना लाई गई है, होम स्टे के माध्यम से जो हमारे पलायन की उत्तराखंड में सदियों से, वर्षों से जो एक समस्या मुंह भाए खड़ी थी, उसके ऊपर बड़ी प्रभावी तौर पर रोक लगी है। और कोई भी युवा अपने गांव, अपने खलियान, अपने शहर, अपने गांव, अपने पर्वतीय क्षेत्र में रहकर वहीं पर अपना होम स्टे का काम चला रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, उसका अनुसरण करते हुए आज युवा अपना आप होम स्टे पे काम भी कर रहा है, साथ ही अपने स्थानीय 5, 7, 10 लोगों को, अन्य को रोजगार भी दे रहा है। स्टार्टअप 1000 स्टार्टअप इस समय, और बड़ी बात है, उत्तराखंड के को गौरवान्वित होना चाहिए, 500 स्टार्टअप केवल उत्तराखंड में है। और जिस तरह से मुद्रा ऋण 38.59 करोड़ मुद्रा ऋण देश भर में दिए गए, और मैं सोचता हूं उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है। और हमारी सरकार के द्वारा आप ये देखिए, हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी लोन दे रहे हैं, उनके लिए भी एक बीमा पॉलिसी इख्तियार हुई है। 60 साल के बाद उनका भी जीवन सुरक्षित रहे, उनको भी अटल आयुष्मान योजना की मैंने आपसे बात करी। अटल आयुष्मान योजना, उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश है जहां प्रत्येक उत्तराखंड वासी को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित किया गया। किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को अटल आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पे भाजपा ने काम किया है, ये कहना है संजीव वर्मा का। बेरोजगारी मतलब सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्होंने स्टार्टअप के जो प्लान युवाओं के लिए रखा है वो भाजपा ने बखूबी निभाया है। सब्सिडी सरकार की तरफ से दी गई है, ये सारे काम करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं किस देश की बात कर रहे हैं, हमें तो हर कोई बेरोजगार दिख रहा है, इन्हें सब रोजगार वाले दिख रहे हैं। इतने फेलियर लोग हैं। आप देखिए मैडम, काला धन फेल, नोटबंदी फेल, किसान कानून फेल, गंगा सफाई फेल, गौ रक्षा फेल, स्मार्ट सिटी फेल,
स्टार्टअप फेल और मेक इन इंडिया फेल। फेलियर लोग हैं आपको, ये और भी लिस्ट है, अभी और भी दिखा दूंगा आपको, इतनी बड़ी लिस्ट है, हर जगह फेल। तब भी इतना गर्व देखो कैसे आते हैं सीना चौड़ा करके। अभी एक लिख के दे रहा था मुझे, सड़क भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, झूठ को सच लिख लो, सरकार अखबार भी आपका है। तो ये ऐसे लोग हैं, अखबार में भी झूठ, हर जगह झूठ। अभी एक बता रहा है कि 950 ये कि ना 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये तो आज तक नहीं पता, पर 400 सीट लाएंगे ये पता है। बताओ इन बेईमानों को, आरडीएक्स जो देश पे हमला हुआ वो नहीं पता इनको कितना आरडीएक्स कहां से आया, पर 400 सीटें आएंगी वो पता लग गया। तो कितने बड़े क्या क्या बताएं इन लोगों को, हैं आप जादूगर हैं, आप क्या तानाशाह तो हैं ही हैं, मतलब आपके अंदर कहां से आती है ये सब बातें। मतलब आज अगर आरडीएक्स के बारे में पूछो तो एकदम चुप हो जाते हैं। अभी देखिए इतनी देर से बोल रहे हैं, एक बार नहीं बोला कि महंगाई है, इन्हें महंगाई नजर नहीं आती। 450 पे एक सिलेंडर 950 करने का काम किया है संजय भाई, अब आप हंसेंगे इस बात को लेके। संजीव जी आप ही का रुख करूंगी, सब चीज में पार्टी फेल है, सब चीज में पार्टी फेल है। नहीं फेल में की तो लिस्ट है इनकी, लिस्ट तैयार करके आ रखी है, 0 नंबर है इनके, सब चीजों में फेल है। देखिए हाँ, राम नाम का नाम जपने से नहीं चलेगा, अपना प्राय माल अपना, यही है। देखिए और है क्या? देखिए राम तो हमारी आस्था का विषय है, राम कोई नाम सबकी आस्था का है, आपका नहीं है। बिल्कुल, सबकी राम आस्था भी का विषय है। पैगाम भी। पर राम नाम जपना प्राय माल अपना, ये आपकी आस्था का विषय हाँ, है। ये मोटो आपका है, ये मोटो आपका तभी है। त्रिवेंद्र जी कल सो गए थे मंच में, मंच पे सो भी गए थे, बात बताना भूल गया मैं आपको, जब भाषण दे रहे थे मोदी जी सो गए थे, कांग्रेस का वो मोटो जुमले है, वो भी नहीं सुन पाए। ये कांग्रेस का मोटो है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने एक बड़ा शर्मनाक एक बयान दिया था कि राम राम जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, तो ये है इनके राम के प्रति आस्था। ये है चलो बोल देते हैं हम, आप खाना दे दो मेज में, मैं जय श्री राम बोलता हूँ 100 बार, आप यहाँ खाना रख दो। इन्होंने कैसे तो बात कर रहे हैं राम आप? के अस्तित्व पर हमेशा पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, आस्था अपनी जगह पे, रोजगार अपनी जगह पे, सवाल उठाए, और इसलिए उठाए क्योंकि केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति के चलते इनको ये पता था राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का इनको बुलावा भिजवाया गया, इन्होंने उसको अस्वीकार किया, उसका आप कौन होते हैं बुलावा भिजवाने वाले? उसमें भी अपमान किया। आपके घर का मंदिर है क्या? उसमें भी अपमान, देश का मंदिर है, जब चाहिए जाएंगे। मेरे भाई हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलवाया था, मैं आपके घर में आके आपको बुलावा भेजूंगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? देश का मंदिर है, कोर्ट का फैसला है, सरकार आपकी है, कौन बनाएगा? हम, आप ही तो बनाएंगे, चंदा खा दिया उसके नाम पे राम आपने। मंदिर की जो अभियान समिति है उन्होंने आपको बुलाया था, राम मंदिर के नाम पे पैसा खाया आपने, जमीनें भारतीय जनता बेच पार्टी डाली ने थोड़ी आपको बुलाया, आपने उनका भी अपमान किया, आपने उनका भी तिरस्कार आपने किया था, शंकराचार्य का अपमान भूल गए आप। और ये शंकराचार्यों का अपमान क्यों आपने किया? किया, आप ये भूल गए, ये आप आपने शंकराचार्यों का अपमान ये करते आपने हैं। इसलिए किया कि क्योंकि आपका तुष्टीकरण की जो रणनीति है, आपसे अल्पसंख्यक वोट छिटक ना जाए, हर पल आपको यही दर्द सताता है। यही कांग्रेस पार्टी है जिनके मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। उसके बाद शर्म करो, लिखा शर्म करो, कुछ कोष्टक में शर्म क्या करो? इसका मतलब शर्म आनी चाहिए यहाँ आपको। पर भी आपने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। और आप केवल ये बता दीजिए 2004 से 14 तक आपकी सरकार रही, आपने कौन से मुस्लिम वर्ग को सामाजिक उद्धार किया, सामाजिक स्तर उनका उठाने का काम किया? आपने कौन सा सामाजिक स्तर उठाया, कौन सा उनका शैक्षणिक स्तर उठाया, कौन सा उनका आर्थिक स्तर उठाया? आपने उनको केवल और केवल अपना वोट बैंक बना के रखा, आपने केवल और केवल वोट बैंक बना के रखा। इसीलिए आप 3 तलाक का भी लगातार विरोध कर रहे हैं, 3 तलाक का भी आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 3 तलाक को रिस्टोर कर देंगे, इसीलिए आप कह रहे हैं 3 तलाक को रिस्टोर कर देंगे। आप बताइए घोटालेबाजों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, बिचौलियों की सरकार, दलालों की सरकार, वो युग था, अब वो युग खत्म हो गया है, अब विकास युग है, अब विकास युग है, अब विकास की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, धर्म की राजनीति आप करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातें आप करते हैं,
अरे जुम्मे ये की बोलते हैं, नमाज कोई की समस्या तो छुट्टी नहीं की है। बात आप लोग करते आपसे हैं, मिलने आ अरे रहे हैं, आप गिरफ्तार करते कर रहे हैं, हैं, आप कैसी बात करते कर रहे हैं? हैं, शर्म आप करो, रामद्रोही शर्म करो अपने हैं, ऊपर। आप रामद्रोही शर्म हैं, करो, आप बात रामद्रोही आराम से- हैं, आपके बोलने से आप हम क्या? रामद्रोही आशीष जी, हैं, संजीव आप जी, एक मिनट। रामद्रोही हैं, एक सेकंड, रामद्रोही हमारे साथ हैं आप। बोलने से नहीं है हम। वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरह से पीएम मोदी ने ये राम नाम का करके अपील करी है तमाम प्रदेश के सीएम से कि राम नाम के साथ जनता से चुनाव का हाल जानो, तो ये कितना असरदार हो सकता है? चले, दीपक रावत जी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे? देखिए, राम नाम से काम नहीं मिलने वाला। हाँ। आप देखिए ना, जिस प्रदेश में और जिस देश में बेरोजगारों की संख्या लाखों में हो, और जिस प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, मैंने आपको स्वयं कह दिया, 5 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड है, 5 लाख। हाँ। जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है 22 जनवरी तक का, हाँ। ये उनके बात है जो उनके पास आंकड़ा है। हाँ। और इसके बाहर जिन लोगों ने अपना को सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर नहीं कराया, उनकी संख्या की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रदेश में बेरोजगारी, जिस देश और जिस प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां पर अगर आप इस तरह से एक जुमला दे दे कि आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राम राम बोलिए, और सारे कार्यकर्ता अगले दिन वहां पहुंच जाए कहने के लिए कि राम राम बोला है, तो उससे काम कहाँ मिलेगा? पेट कहाँ भरेगा इंसान का? आपको उनको रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं दे रहे तो आप बेरोजगारों को स्टेपन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता तो दीजिए, कुछ तो दीजिए उनको। अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम उनको रोजगार, उनको जो वो शिक्षा ले रहे हो, वो शिक्षा रोजगार पूर्वक होनी चाहिए। समस्या कहाँ है कि नीतिगत फैसले इतने गलत लिए गए हैं जिसका दुष्परिणाम जो है वो बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर में हो और चाहे वो प्रदेश स्तर में हो। अब उसका ये चीजें कहना, भारतीय जनता पार्टी को जुमला क्यों कहा जाता है? आप देखिए ना, किसानों की हालत क्या है। किसने कहा था 2014 में कि एमएसपी दुगनी हो जाएगी? क्या हो गई? क्या आज की डेट में किसानों की एमएसपी दुगनी हुई है? हाँ। जो एमएसपी 2014 में थी, क्या आज वो दुगनी हो गई है? हाँ। क्या जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आरोप लगाती है कि आपको अगर महिला सशक्तिकरण की बात करनी थी आप ही के चैनलों में, तो आपने महिला को टिकट देना था। तो हम खाली पूछते हैं कि टेरी सीट से पिछली 3 बार से एक ही महिला है जिसे सशक्तिकरण की जरूरत पड़ रही है। बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरी महिला नहीं है जिसे सशक्तिकरण की जरूरत पड़ रही है, जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकती हो। वहां पर आके इनकी सुई एक जगह पर अटक जाती है। अरे जो स्वयं राजा महाराजा और राजघराने की हो, उसको सशक्त करने पे आप अपना महिला सशक्तिकरण बोलते हैं। धिक्कार है ऐसी पार्टी में और ऐसी विचारधारा पे। यहाँ पर आके इनके प्रवक्ता यहाँ पर आके बोलते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या यूकेडी हो, उन्होंने महिलाओं को वोट नहीं, एक सीट नहीं दिया। अरे 3 बार से आप राजघराने की एक बहू को, आप महारानी को सशक्तिकरण करने में लगे हुए हैं। उससे अच्छा आप किसी एक साधारण से परिवार के रहने वाली किसी स्त्री को उठाते। आपका संगठन तो बहुत बड़ा है और उसको मोदी जी के नाम से जीतने देते। तो समझ में आता है कि आप समाज का पूरा एक तरीके से आप उनका वो करना उत्थान करना चाह रहे हैं या महिलाओं को उत्थान करना चाह रहे हैं। पर यहाँ क्या है, 3 बार से राजघराने की एक, वो आपका विषय था देना, लेकिन फिर ये विपक्ष में आरोप न लगाए ना। मोदी इस प्रकार आरोप नहीं लगाना की चाहिए। कोशिश कर रही है भाजपा। जी, मोदी फेस पर प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश कर रही है भाजपा। जो प्रत्याशियों का धरातल में जो काम है वो इतना अच्छा नहीं है। देखिए, मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पूरे देश का नाम, भारत का नाम विश्व पटल पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी का जो एक करिश्माई नेतृत्व है, उसका लोहा न केवल देश बल्कि विदेशी मानने लगा है। और अभी आपने देखा, जिस समय यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा था, हाँ। उस समय न केवल भारत के बल्कि जो हमारे शत्रु देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर, उनको जो सेफ पैसेज मिला, और माननीय प्रधानमंत्री जी संजीव ने, जी, अभी आप बहुत दूर जा रहे हैं, अभी इतना नहीं। अगर मैं आप- प्रदेश के मुद्दे, एक सेकंड, मैं आशीष जी आप ही का रुख कर रही हूँ। जिस तरह से प्रत्याशियों की बात हो रही है, कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा मतलब ऑब्स्टेकल माना जाएगा? क्योंकि जो कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं वो अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई स्टार प्रचारक उनके समर्थन में आगे नहीं आ रहा है। कितना बड़ा ऑब्स्टेकल कांग्रेस के लिए? देखिए मैडम, कांग्रेस विकास की राजनीति चाहती है और हाँ। विकास की राजनीति कर रही है। आप देखिए, कल को मोदी जी आए थे। हाँ। 10 साल से मोदी जी सत्ता में हैं। हाँ। उसके बाद भी कांग्रेस को कोसते रहे। अरे 10 साल हो गए, अपनी तो उपलब्धि बताओ। हाँ। आप पिछली बार जब आए थे हाँ। 14 के लिए, तो आपने कांग्रेस को कोसा, चलो हाँ। ठीक किया, आपने कोस दिया। 19 में फिर कोसा आपने, अब फिर कोस रहे कांग्रेस को। हमारी तो सरकार ही नहीं है भाई, आप हमें क्यों कोस रहे हो?
आप अपनी पार्टी की बात बताओ ना, आपने क्या किया, आप किस उद्देश्य से आए थे, आपने जिस उद्देश्य से बोला था जनता को हम आएंगे। अरे तो आपका हम ये इतिहास करेंगे। याद दिला रहे थे अरे आप भाई। हमें याद है, आप अरे मत आपका बताओ। इतिहास अरे याद गूगल दिला में रहे पढ़ थे। लेते हैं, जमाना आपके हुआ है, घोटालों गूगल का में पढ़ इतिहास लेंगे। याद दिला आप रहे मत थे। दिलाओ। अरे आपके देश के लिए कुछ भ्रष्टाचार करो। का इतिहास कब याद तक दिला याद रहे थे। दिलाओगे? आपकी संसद दलाली में कब युग तक का याद दिलाओगे? इतिहास याद देश दिला के लिए रहे कुछ थे। आपको इसलिए नहीं आपका चुना। बिचौलिया युग का आपको इसलिए इतिहास नहीं याद दिला चुना कि रहे आप थे। इतिहास याद आपका दिलाना। जो आप बोफोर्स भविष्य पे काम करो, बोफोर्स से भविष्य पे। लेकर भविष्य और क्या है अगस्ता आपका? वेस्टलैंड आप आज तक अपना 5 हेलीकॉप्टर साल का में जो आप घोषणा लोग पत्र दलाली नहीं बना लेते पाए। थे, आप आपके बताइए, कोई मामा पार्टी है? जीजा बहन इतनी जी बड़ी जीजा पार्टी जी है। सारे अरे के आपके सारा बीच में पूरा पढ़िए, गांधी दिखा दूं परिवार आपको। जो कितने लोगों को भ्रष्टाचार भाई में बंदी को लिप्त टिकट है दे रखा आपने? उसका इतिहास आपको बता रहे थे। बताऊं वो किसके इतिहास कितने खत्म हैं? हो जाएगा क्या? हमारे पास सारा वो डाटा है, इतिहास ये डाटा खत्म मत हो बताओ जाएगा फालतू क्या? का। आप ये बताओ कि देखें देश को आज क्या जरूरत है, देश क्या चाहता है, आप बताएं। एक बात बताएं, चलो चलो आपने देश को छोड़ दिया, आप भी देश के हो ही नहीं, आप भी देश नीति पे आ जाओ। चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, चाइना हमारे यहाँ कब्जा कर रहा है। अभी कल प्रधानमंत्री का बयान देख रहा था मैं कि चाइना से बात करनी जवाहरलाल पड़ेगी। नेहरू जी ने अरे आप शांत हो जाओ। हजारों किलोमीटर चाइना से बात करनी पड़ेगी, हजारों मोदी का बयान किलोमीटर है। धरती चाइना ऐसी कब्जा दान दे कर दी रहा है। थी। और हम आज भी कह रहे हैं, और डरपोक लोग हैं। जब और उनको चाइना बोला के गया लोग था, आंदोलन कर रहे हैं। जब उनका चाइना विरोध के लोग जब उनका विरोध किस हुआ, संघ की बात कर रहे हैं, उन्होंने पता कहा है? एक जब एक देश दिन- आजाद एक हुआ, घास का तिनका उस भी समय इसमें देश के ऊपर उतना अगर नहीं है। अगर दिया अगर गया। अभी हम क्या प्रदेश के करेंगे? मुद्दे पर आए, अगर आप अभी हम आशीष प्रदेश पा रहे हो। देश के आप विभाजन मेरे पास करने आओ, वाली आशीष जी, कांग्रेस आप पार्टी, उस बात को एक मत देश का देखिए, विभाजन झूठ मत करने बोले। वाली कांग्रेस झूठ मत पार्टी बोले। अच्छा, नहीं दी चाइना क्या? आपको जवाब धमका दीजिए रहा ना। है। जवाब दीजिए पाकिस्तान इस ने बात कल का। को फिर आतंकवादी भेजे हैं, मुठभेड़ हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको। एक झूठ कहते हैं 930 आशीष जी, तक अभी है, आपके मुठभेड़ पास हुई। देखिए लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि आपके पास तमाम मुद्दे भी हैं, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जब मुद्दे उठाने का टाइम है, तब आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं लास्ट में कहीं आप ईवीएम को ना कोसे। ये समय मैडम घोषणा पत्र का है। हाँ। अपनी घोषणा पत्र को जनता तक बताने का हाँ, है और हम उसको बता रहे हैं। अगर हम सरकार बनाते हैं तो हर घर में एक महिला को 1 लाख रुपए साल का हम देने का काम करेंगे। हाँ। यानी कि 8,500 रुपए महीना हम देने का काम करेंगे। इस महंगाई में इतनी आवश्यकता है। हम हर युवा को जो भी डिप्लोमा करेगा उसको 1 लाख रुपए पहले साल में देने का काम करेंगे और उसको अप्रेंटिस करवाएंगे। कर्नाटका में चाहे दिया, सरकार- छत्तीसगढ़ में दिया। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? राजस्थान केंद्र में का दिया। बजट अलग होता है, राज्य का हिमाचल अलग में होता है। दिया। आपको ये नहीं पता? अरे हिमाचल केंद्र के में- बजट से आएगा कि राज्य पहले के? ये बताओ, केंद्र हिमाचल के में बजट दिया। राज्य पहले ही कर चुके हैं तेलंगाना आपके। में दिया। आपने क्या तेलंगाना आपने में चलिए, दिया। क्या हाल वरिष्ठ कर पत्रकार भी रखा है? हमारे साथ मेरे भाई। हम मौजूद देंगे ना। है। वरिष्ठ अरे आपकी पत्रकार तरह भी झूठे हमारे हैं। साथ आपने मौजूद पता है। लग दिया। आपने पता लग आपने दिया। हिमाचल में भी आपने- 1 लाख अरे सरकारी छोड़ो, नौकरी आप देने की झूठे बात लोग करी हैं। थी। हमारा दी घोषणा क्या? पत्र बना हुआ है। सरकारी नौकरी हमने देने की साइन बात की करी हुई थी। है। दी हम क्या? मोदी की तरह आपने झूठी 10 गारंटी नौकरी नहीं एक दी सेकंड, है। एक सेकंड। केवल वरिष्ठ 10 पत्रकार का नौकरी भी दी रुख कर क्या? लेते हम हैं। उसको अवधेश जवाब नौटियाल दें। हमारे साथ जब यहाँ पे आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी तरह झूठे लोग अवधेश नहीं जी, हैं। कांग्रेस को आपने सुना, तमाम दावे वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दावे वादे हर पार्टी करती है, क्योंकि चुनाव है, 5 साल में लोकतंत्र का महापर्व है, हर कोई दावे वादे करता है। हर किसी पार्टी की इच्छा होती है कि देश की सत्ता पर जो है वो काबिज हो और अपने हिसाब से जो है सरकार चलाए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बिखरा है। उसके अंदर वो एकजुटता, वो चीजें नहीं है कि जिसका लाभ विपक्ष को मिल सके। देखिए, सीटें बिल्कुल आएंगी, लेकिन मुझे जो जिस तरह से पूरे देश में समीकरण दिखाई दे रहे हैं अभी तक जो पूर्वानुमान आ रहे हैं, तमाम चीजें देखकर आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर जो है होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है दोबारा से मतलब जो है बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, या दोबारा सत्ता। इसका एक बड़ा फैक्टर ये मान लीजिए कि जो संगठन स्तर पर जो काम जो बीजेपी ने किया है या एनडीए गठबंधन ने किया है, वो दूसरी पार्टी के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जनता तक पहुंचना, बूथ तक पहुंचना, अपनी बातों को समझाना, कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई चीज मुद्दों पे लड़ा जाए चुनाव तो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब चुनाव फेज का हो जाए, किसी एक फेज पे चुनाव लड़ा जाए तो मुद्दे गौण हो जाते हैं और फेज बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है चुनाव को फेज पर ले गई है। मुद्दे बहुत पीछे छूट गए हैं। अब चुनाव फेज का हो गया है। अब जहां पर कोई बात आती है तो जो है बीजेपी पूछती है कि आपका फेज कौन। तो देखिए, आजकल उनका एक नया ऐड भी आप देख रहे होंगे, वो ऐड भी आजकल तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर तमाम जगह। तो कहीं ना कहीं चुनाव फेज का हो गया है, मुद्दे पीछे छूट गए हैं। तो इस जो फेज का लाभ है वो भाजपा को मिलेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उनके काम को लेकर कहे, उनके व्यक्तित्व को लेकर कहे, वो जब अपनी बातों को समझाते हैं उसको लेकर कहे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी है। विपक्ष के पास एक ऐसे नेता का अभाव है जिसकी जो लोकप्रियता ग्राफ कहीं ना कहीं मोदी जी के मुकाबले हो।
तो उसका नुकसान जो है विपक्ष को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। अगर चुनाव मुद्दों का चुनाव होता तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका लाभ मिलता, तमाम चीजें होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कई योजनाएं, उज्ज्वला योजना की बात ले लें आप, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उसी के तहत जो है जो फ्री बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका लाभ, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अच्छी हैं जिनको जनता का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके अपेक्षा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारी चीजों पर काम होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दों का चुनाव होता तो शायद चुनाव में थोड़ा सा फाइट देखने को मिलती, चुनाव में दोनों पार्टियों का जो है दमखम देखने को मिलता। लेकिन जब चुनाव फेस का होता है तब चीजें बदल जाती हैं। संजीव जी, सीधे आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे कि जो फेस पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेस पर जो वोट्स हैं वो ले रही है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर वो काम नहीं कर रही? देखिए, हाँ, माननीय मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व है, हाँ, वो वाकई बहुत विशाल है। हाँ, आम जनता माननीय मोदी जी के जो उन्होंने बोल दिया, हाँ, उसके ऊपर विश्वास करती है। मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है जनता, क्योंकि मोदी जी ने तमाम जो भी वायदे किए थे जनता के साथ उनको अक्षरशः पूर्ण करने का काम किया। और यही एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और एक विश्वसनीयता का जो वातावरण माननीय मोदी जी ने बनाया है उसके ऊपर जनता लगातार विश्वास कर रही है और आगे भी करेगी। और मैं सोचता हूँ विपक्ष के पास जो अभी इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है और जो आधा टूट चुका है, बाकी शेष जो कतरनें बची हैं वो भी शायद कुछ ही दिनों में वो भी धराशायी हो जाएंगी। तो इनको भी ये बताना चाहिए कि आपका चेहरा कौन है। दीपक जी, आपको मोदी भी की बताना गारंटी की चाहिए। बात यहाँ पर हो रही है, कितनी कारगर हो सकती है ये साबित? सुप्रिया जी, हाँ जी, मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहूंगा, मोदी जी ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो कर लिया, इनका संकल्प पत्र कहाँ है? अब तक इनका संकल्प पत्र क्यों नहीं जनता के सामने पेश हुआ? एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है चुनाव के लिए। क्या उत्तराखंड के लोगों को संकल्प पत्र पढ़ने नहीं देना चाहते? क्या उनको जानने का हक नहीं है कि अगर तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं जनता से, तो इनका संकल्प पत्र अब तक क्यों नहीं आया? दूसरों के ऊपर प्रश्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जरूर प्रश्न करती है। दूसरों के घोषणा पत्र का माहौल उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन स्वयं का संकल्प पत्र क्यों नहीं आया? किस कारण से आज तक नहीं बना? ये पहली बार मैं ऐसा विषय देख रहा हूं कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 400 सीट लेके आ रहा हूं, निश्चित रूप से आपका अधिकार है, आप कुछ भी कहिए, बोलिए, चाहे वो आए ना आए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें तीसरी बार आना है, और अपना घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र अब तक प्रस्तुति नहीं किया जनता के सामने। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आप उन जनता के सामने, उत्तराखंड की जनता हो या तमाम उन जिन सीटों में 19 तारीख को वोट पड़ रहे हैं, उनके सामने आप अपना दृष्टि पत्र नहीं रख रहे हैं। और या फिर यह है कि विपक्ष के दृष्टि पत्रों को पढ़ने के बाद अब आप अपना दृष्टि पत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे होना तो ये चाहिए था कि 10 साल से आपकी सरकार थी, तीसरी बार आप अपना टर्म मांग रहे थे। होना तो ये था कि सबसे पहले जो क्लास का प्रथम बच्चा होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आता है कि ये रहा मेरा रिपोर्ट कार्ड, ये मैंने 10 साल में किया, ये मैं आने वाले 5 साल में करूंगा। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष अपने भविष्य के 10 साल के घोषणा पत्र तो लेके आ गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो अब तक गोलमोल रवैया अपना रखा है। ये प्रश्न जनता पूछ रही है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करा और लगातार लेट करने जा रही है। 400 पार का नारा तो 400 पार का नारा, गारंटी कौन सी एक गारंटी की सेकंड, बात कर रहे हैं? दीपक जी, एक मिनट, आपने गारंटी की बात करी ना, क्या उन गारंटी अब तक जो गारंटी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता गला फाड़ के कहते हैं गारंटी। घोषणा पत्र तो है नहीं, कौन सी गारंटी? कल यही प्रवक्ता कहेंगे वो तो जुमला था। तभी तो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है। ये जुमले कुछ और चलते हैं, और जो व्यक्तिगत रूप से जो आधिकारिक रूप से बात होनी चाहिए उसके नदारद रहता है, उसमें कुछ सत्यता रहती ही नहीं है। आप पूछिए ना, बताएंगे संजीव जी, क्यों घोषणा पत्र नहीं आ रहा है? बोलने दीजिए जी। सुप्रिया जी, अभी मेरे भाई ने, दीपक जी ने बोला कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया संजीव जी, विपक्ष की बात करी है। चलिए, मैंने विपक्ष को बोला है, कोई बात नहीं, पूरे देश की बात हो रही है कि आपका ठीक है, घोषणा पत्र क्यों नहीं आया। मैंने विशेष किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। कोई बात नहीं, हमारे लिए विपक्ष ही कांग्रेस है, क्योंकि हम मुख्य दल उत्तराखंड में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है और हम उसको ही विपक्ष। यही अहंकार तो रावण का भी था। अरे यही अहंकार था रावण का। मेरे उसको इस बात का, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया था,
संजीव जी, और अहंकार जब टूटता है तो पूरी लंका जलती है। श्रीमान जी आज आपको एक बात बता दूं, अंधभक्तों की जो भीड़ आपने जोड़ी हुई ना, आपको बहुत मुबारक हो। पर एक कहावत है कि जिस दिन अंधे को दिखना शुरू हो जाता है, वो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिस लाठी ने जीवन भर उसका साथ दिया था। आपके साथ भी यही घटना भविष्य में होने वाली है, अगर इस तरह से अहंकार आपने पाल के रखा। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र पहले बना दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को पता है हमने सत्ता में दूर से दूर तक आना नहीं है, और उसमें ऐसे ऐसे लुभावने वादे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो जनता को दिखा रहे हैं, और जनता भी उसी तरह से इनको लगातार नकार रही है। मैं आपको एक पुराना वो बताता हूँ। 2018 में माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को दूंगा। वहीं तुरंत में अगले ही दिन राहुल गांधी जी ने कहा मैं 72,000 रुपये दूंगा। तो देश की जनता ने 6,000 रुपये पर विश्वास किया, 72,000 पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको पता था जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, और जो कांग्रेस बोलती है वो ऐसी शिलापट होते हैं जो लग तो जाते हैं, शिलापट लग तो जाते हैं कि ये काम कि मैं आज घोषणा करता हूँ, लेकिन वो काम होते नहीं। और इसी प्रकार से जिस तरह से ये, क्योंकि इनको पता है ना हमारी सरकार आनी है, ना हमने देना, मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। इनको मालूम है ना हमारी सरकार आनी है, ना हमने कुछ देना है, ना कुछ करना है, तो जो इच्छा हो उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें भर दो जो धरातल में जिसका कोई औचित्य ना हो और वास्तविकता से बिल्कुल परे हो। तो और भारतीय जनता पार्टी हम जिम्मेदार पार्टी हैं। सरकार में को लेकर क्या कहेंगे? मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ मैडम। हम घोषणा पत्र भी अपना पूरा उस तरह का लेकर आएंगे। घोषणा पत्र नहीं, बल्कि वो हमारा संकल्प पत्र है। कब आएगा? वो संकल्प पत्र में हम उन्हीं चीजों का उल्लेख करेंगे जो हमने जनता से वायदे करेंगे, वो जिनको हम पूर्णतः निभा पाए, और पूर्णतः हम जनता के साथ अपने वायदे पर पूरी तरह खरे उतरे, जैसा कि हम पहले भी उतरे हैं। जैसे हम 2014 आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खरे उतरे, ऐसे ही आगे तो सवाल यही था आज बिग फाइट का, क्या राम नाम से काम बनेगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल ऋषिकेश मैदान में ये जो जनसभा थी, उसमें उन्होंने अपील की थी प्रदेश के सीएम से कि राम नाम का नाम लेकर के जनता से मिले और उनसे जाने की क्या कुछ उनके विचार हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद थे। और फिलहाल आज के इस बिग फाइट में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।